यहाँ पे सीखने के लिए तैयार है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है जॉइंट हेल्थ। जॉइंट हेल्थ। और मैं समझता हूँ कि जॉइंट की जब बात आती है ना, तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि साहब जॉइंट का मतलब घुटने है ना। जॉइंट का मतलब सिर्फ घुटने नहीं होते हैं। हमारा जब ईश्वर ने हमारी जो बॉडी बनाई बनाई, तो उसमें क्या था कि एक ढांचा हमारा बनाया गया, और उस ढांचे को बनाने के लिए हड्डियों की जरूरत पड़ी है। हड्डियां थी ढांचे में, और इस ढांचे की, इन हड्डियों की वजह से ही हमारा स्ट्रक्चर का पता लगता है कि ये जो है आप देखते हो कि दुनिया में जितने भी प्राणी है सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। अलग अलग स्ट्रक्चर है ना सबका। तो ऐसे ही हम मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। तो ये हमें पता इसी से लगता है कि हम हमारी मतलब बोन्स वो डिसाइड करती है। तो कई बार क्या होता है कि इन बोन्स के अंदर बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जोड़ों में दर्द चालू हो जाता है, हड्डियां दुखना चालू हो जाती है। बहुत से लोगों को मतलब ओस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत से लोगों को आर्थराइटिस के इश्यूज चालू हो जाते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप लोग अपनी पेन डायरी जरूर सामने रखें, और आपको जो भी अच्छा लगता है वो नोट्स आप जरूर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक चित्र दिख रहा है, तो इसमें ये जॉइंट्स है ना। मतलब आप देखो, मैं जो गर्दन घुमा रहा हूं ना, तो ये भी मेरे जॉइंट्स की वजह से ही घुमा पा रहा हूँ। मेरा हाथ ऊपर उड़ता है, मेरा हाथ घूमता है, मैं लिखता हूँ, ऐसे खाता हूँ। ये सब जो है हम हमारे जॉइंट्स की वजह से ही कर पाते हैं। और जॉइंट्स की सेहत की जब बात करते हैं ना, तो आपको पता है हमारे जो भी जॉइंट है उन जॉइंट्स के बीच में एक सॉफ्ट कार्टिलेज होता है। जैसे मेरी ये जो हड्डी है, अब ये ऐसे घूम रही है ना, तो यहाँ क्या है, ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट के बीच में एक सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, जिसको गद्दीदार संरचना हम कह सकते हैं। और हमारे यहाँ लोकल भाषा में तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रीस बोलते हैं। कि हड्डियों के बीच में ग्रीस होता है। वो ग्रीस क्या है, उसको मूवमेंट करवाता है। अगर बाय द वे, अगर वो ग्रीस खत्म हो जाए तो मूवमेंट होगा क्या? फिर तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी ना, फ्रिक्शन चालू हो जाएगा, आपस में रगड़क खाना स्टार्ट कर देंगे जॉइंट। और उसकी वजह से फिर पेन शुरू हो जाते हैं, दर्द चालू हो जाता है, ठीक है ना। तो जॉइंट हेल्थ का मतलब हमारी बॉडी के सभी जॉइंट, जिसमें चाहे अपनी गर्दन का जॉइंट हो, शोल्डर का जॉइंट हो, हमारे एल्बो, रिस्ट, नी, एंकल, ये जितने भी जॉइंट हैं उन सब की हम लोग बात करेंगे। तो आप में से कोई मेरे को बता सकता है क्या कि जॉइंट होते कितने, हमारे बॉडी में कितने सारे जॉइंट होते हैं? यस, बहुत सारे लोगों को पता है, वेरी गुड। और हमारे जो यहाँ पे कोचेज हैं उनको तो ऑलरेडी पता है। चलिए, हमारी बॉडी में 360 जॉइंट्स हैं, 360 जॉइंट्स हैं। और आपने ये तो पढ़ाई होगा, 206 हड्डियां होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसमें 300 हड्डियां होती है, 300 बोन्स होती है। बाद में वो बहुत सारी हड्डियां आपस में मर्ज होती है, और मर्ज होने के बाद में 206 हड्डियां बाद में बचती हैं। और ये 360 जो जॉइंट है ना, इनकी सेहत का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि हम न तो नीचे बैठ पाएंगे, न झुक पाएंगे, न इधर। और बहुत से लोगों को जॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कमर दर्द रहता है जी, मेरे तो ये शोल्डर में दर्द रहता है, घुटने काम नहीं कर रहे, बैठा नहीं जाता, डॉक्टर ने मना कर दिया, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता, जमीन पे नहीं बैठ पाता। और बहुत से लोगों की तो हड्डियां आपस में मुड़ना चालू हो जाती है। डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स बोलते हैं उसको। हड्डियां मुड़ती है, वो ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे इश्यूज जॉइंट्स को लेके देखा जाता है। तो मैंने जैसे कि बोला ना कि हड्डियों की जो रिक्वायरमेंट है क्यों पड़ी, एक तो ये हमें शेप देता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी हड्डियों के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि स्टोर होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि फास्फोरस, जैसे कि मैग्नीशियम, है ना। ये हमारी हड्डियों के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा हमारी हड्डियां, जो हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, लीवर है, आते हैं, इनको भी प्रोटेक्शन, इनको भी सुरक्षा देने का काम करती है। और साथ ही साथ हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने में वो हेल्प करती है। इसलिए बोन्स का हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर हमारी बोन्स की सेहत बिगड़ेगी ना, हमारी हमारी यदि हड्डियों की सेहत बिगड़ेगी, तो ये मान के चलिए कि हमारा जीवन दूभर हो सकता है। बहुत कंडीशन हमारी खराब हो सकती है। तो अब आप देखेंगे कि कई बार है ना, जो बहुत से लोगों को बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं कि साहब हड्डियां अंदर से खोखली हो गई है,
और इसको ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओस्टियोपोरोसिस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि एक तो ये हेल्दी बोन है, एक नॉर्मल हड्डी है, और दूसरी तरफ जो है ये ओस्टियोपोरोसिस है। ओस्टियोपोरोसिस में क्या रहता है कि जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारी हड्डियों में कैल्शियम जमा होना बंद हो जाता है, और फिर हमारा शरीर अपने दैनिक कामों को पूरा करने के लिए कैल्शियम यूज करता है, और वो हड्डियों के अंदर का कैल्शियम काम में लेना स्टार्ट कर देता है। हड्डियों के अंदर का कैल्शियम, ठीक है ना। और इस वजह से हमारी हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती है, और बाद में क्या होता है कि वो चटकना चालू हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या केस कि साहब मैं तो जो है ना घर में पोंछा लगा रही थी, घर में पोंछा लगा रही थी, हाथ लगा के सिर्फ उठ रही थी और मेरे तो हाथ में फ्रैक्चर आ गया। ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे केस हम लोग सुनते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये ओस्टोपोरोसिस का केस है। और खासकर महिलाओं की अगर मैं बात करता हूं ना, तो महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं ओस्टियोपोरोसिस से, क्योंकि महिलाओं में उम्र के साथ में जो बदलाव आते हैं ना, उम्र के साथ जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि मतलब 45-50 की जो एज में जो महिलाएं हैं उनके साथ में तो बहुत बड़ा चैलेंज है। कारण मतलब उनका मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है, और फिर एकदम से बॉडी में कैल्शियम डिप्लीट होता है, कैल्शियम कम होना स्टार्ट हो जाता है, और उस समय ये फ्रैक्चर के, ये ओस्टियोपोरोसिस के जो केस है ये बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो यहाँ इस एज में आने के बाद में आपको अपनी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी के स्तर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बोल रहा हूं कि आज भारत देश की अगर बात करें ना, तो 80% महिलाओं में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी मिलेगी। आप चाहे जाके तो चेक करवा सकते हैं। और उसकी वजह से हम लोग जो है वो बहुत सारे मतलब बोन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं। अब आप देखो ये रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से ये बीमारी हो जाती है, और ये हड्डियां सीधे सीधे प्रभावित होती है इसमें। इसमें जो बच्चे हैं, छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी हड्डियां मुड़ जाती है, उनका ठीक से डेवलपमेंट नहीं होता, विकास नहीं होता, और ये जो है आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब जैसे कि मैंने बोला फ्रैक्चर्स आते हैं, और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी अगर आज के समय में कोई प्रॉब्लम देखी जा रही है ना, तो दैट इज आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, जिसमें आर्थराइटिस भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि जैसे जॉइंट के अंदर जो दिक्कत है ना, कि साहब घुटने घिस गए हैं, उनके बीच में कार्टिलेज खत्म हो गया है, और ज्यादातर केसेस में ये ओस्टियोआर्थराइटिस ही देखा जाता है, ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें हड्डियों के बीच में, घुटनों के बीच में जो कार्टिलेज है ना, वो घिस जाता है, और आपस में हड्डियां रगड़क खाना चालू कर देती है, फ्रैक्शन होना चालू हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत एक्यूट पेन होता है पेशेंट को, और उनसे न तो बैठा जाता है, न सीढ़ियां चढ़ी जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि गैप हो गया जी इनमें, गैप हो गया, अब आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, है ना। वो वाली इसको ओस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। और दूसरा जो आर्थराइटिस है उसको हम इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। उसमें क्या रहता है कि जॉइंट्स के अंदर सूजन आती है, सुबह सुबह आप देखेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा जकड़न, स्टिफनेस देखी जाती है, और बहुत भयंकर वाला पेन होता है, और बाद में हड्डियां हमारे जो है ना मतलब वो आपस में मुड़ना स्टार्ट कर देती है। बहुत से लोगों जैसे अंगुलियां मुड़ जाती है, बॉडी के अंदर जो है वो कमर झुक जाती है, उनसे सीधे खड़ा नहीं रहा जाता है, बहुत पेन होता है। सुबह सुबह ज्यादा होता है, सर्दियों के अंदर ये ज्यादा होता है। इसके अलावा है वो जैसे ये गर्दन के पीछे वाला दर्द, ये भी जो स्पोंडोलो आर्थराइटिस इसको बोलते हैं। और इसके अलावा एक प्रकार और है जिसको बोलते हैं वायरल आर्थराइटिस। जैसे कोई बीमारी हुई, कोई बुखार आई, चिकनगुनिया, कुछ ऐसी कोई बीमारी आई, उसके बाद में बहुत से लोग ये शिकायत करते हुए मिलते हैं कि सर मेरे को तो वो बुखार आया था, उसके बाद में मेरे तो जोड़ जोड़ में दर्द रहता है, अभी भी बना हुआ है, जबकि बुखार हुआ था 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो इस वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये जो है ये आर्थराइटिस रिलेटेड कारण है जॉइंट पेन। और इसके अलावा भी कई सारे कारण है इसको, जिसके अंदर जो है फाइब्रोमेल्जिया है, जिसके अंदर कई बार क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जिनको हाइपोथायराइडिज्म है ना, जिनको थायराइड का इश्यू है, वो मोटा करने वाला थायराइड है ना, हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं उसको, उसकी वजह से भी जॉइंट पेन होता है। डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं उनको भी जॉइंट पेन की शिकायतें देखी गई है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है ना, जो तीन मुख्य है इसमें के अंदर, जो सबसे ज्यादा आज के समय में देखे जा रहे हैं, जॉइंट पेन के इश्यू, आर्थराइटिस का इश्यू बोल सकता हूं मैं इसको। उनके अंदर वैसे तो 100 से ज्यादा प्रकार है, लेकिन तीन मुख्यतः देखे जाते हैं, जिसमें पहला ओस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट्स के अंदर पेन होता है। आप जो, जिसमें खासकर कौन से जॉइंट, आपके घुटनों के अंदर, घुटनों के अंदर, ठीक है। दूसरा है रेमेटाइड आर्थराइटिस, जिसको हम लोग गठिया बोलते हैं। और तीसरा है गouty आर्थराइटिस। ये क्या होता है कि ये यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है, उसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत क्रॉनिक, बहुत एक्यूट पेन होता है पेशेंट को। और इसकी शुरुआत होती है हमारे पैर के अंगूठे से, पैर के अंगूठे से ये शुरुआत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे कि ओस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, तो ओस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक कॉमन डिसऑर्डर है, और बहुत बहुतायत बहुतायत में देखा जाता है। और खासकर भारत में तो मैं मानता हूं कि 50-55 की उम्र के बाद में 80% से ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। और ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक तरीके से एजिंग प्रोसेस है, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमें ये दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं है, अगर हम मोटापे का शिकार हैं, अगर हमारा वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये जो स्थितियां है ना, ये 30, 35, 40, 45, 50 की उम्र में भी देखी जा रही है। क्योंकि बहुत सारा जो है वो प्रेशर हमारे जॉइंट्स के ऊपर है, अगर हमारा वजन ज्यादा है तो मैं आपको बता दूं कि वजन का मतलब क्या, आप अपने आइडियल वेट से जितना ज्यादा वजन कैरी करते हैं ना, अगर आप खड़े हैं तो 4 गुना प्रेशर आएगा, अगर आप दौड़ रहे हैं तो लगभग 7 से 9 गुना प्रेशर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मेरा 20 किलो वजन ज्यादा है ना, और अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे घुटनों पे 80 किलो का प्रेशर रहेगा हमेशा। और अगर मैं दौड़ रहा हूं, अगर मैं भाग रहा हूं तो मतलब आप देखो कि 160 किलो से लेके 180 किलो तक का प्रेशर मेरे जॉइंट्स के बीच में, जॉइंट अंदर रहेगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग भाग के, दौड़ के अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको एक सलाह है मेरी कि आप स्टार्टिंग फेज में आप इस तरीके से ये एक्टिविटीज नहीं करें, नहीं तो आपके ये जो जॉइंट्स है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल रैप्चर हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो सकता है, ठीक है। दूसरा, ये एक वियर एंड टियर की पोजीशन है, कि आप किस अवस्था में बैठते हैं, उठते हैं, उस समय बॉडी के अंदर कितना प्रेशर रहता है, उसके हिसाब से भी है ना ये चीजें, ये जो ओस्टियो है वो मतलब डिफाइन होता है एक तरीके से। तो और 50% पेशेंट में पता है क्या होता है, जिनके घुटने दर्द करते हैं ना, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी देखी जाती है, उनका बीपी भी हाई मिलेगा आपको। 50% केसेस में ये देखा जाता है। जो ओस्टियोआर्थराइटिस एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स के बीच में, जो मैंने बोला ना, कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज एक एक रबर नुमा एक संरचना होती है, और ये टिश्यू होता है, और ये जॉइंट्स के बीच में है ना, जो इस तरीके से मूवमेंट करने में हेल्प करता है। लेकिन मैंने बताया ना कि किसी कारण से अगर आपकी जीवन शैली ठीक नहीं, आपका वजन बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि धीरे 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 टूट जाता है, रैप्चर हो जाता है, खत्म हो जाता है। और बाद में क्या रहता है कि स्वेलिंग, सूजन आना चालू हो जाती है, और जो है असहनीय दर्द यहाँ जॉइंट्स के बीच में देखा जाता है। और बाद में डिसेबिलिटी हो जाती है, कि हम ना तो उठ सकते, ना बैठ सकते, ना सीढ़ियां चढ़ सकते, बहुत भयंकर वाला दर्द इसमें हमें होता है। ये ओस्टियोआर्थराइटिस है। और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित है ना, वो है महिलाएं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रभावित है। और इसके अंदर क्या, कि 45 से 65 साल की उम्र तक तो 20%, और 65 साल की उम्र से ज्यादा वाले लोग 80% तक ओस्टियोआर्थराइटिस से प्रभावित हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस जो मैंने बोला ना, जॉइंट, आपके घुटनों का दर्द, उसको ओस्टियोआर्थराइटिस बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके कारण, क्या कारण है, तो मैंने जैसे कि बोला, ओवरवेट एंड ओबेसिटी सबसे बड़ा मेजर रीजन है। आपको वजन क्यों कम करना चाहिए, आपको वजन इसलिए कम करना चाहिए कि आप यदि चाहते हैं ना कि आपके घुटनों की सेहत अच्छी रहे,
तो आपको हमेशा अपने आइडियल वेट पे रहना है। ये लिख लीजिए अपनी डायरी में। अगर आपका वजन 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो ज्यादा है ना, तो आने वाले समय में आपके घुटने आपको लंबा सा हाथ जोड़ देंगे, भाई साहब, बहन जी, आई एम सॉरी, मेरे बस की बात नहीं है, मैंने जीवन भर आपका वजन ढो लिया, अब मेरे बस की बात नहीं है, जॉइंट बिल्कुल जाम हो जाते हैं। ठीक है। कुछ कंडीशन में जो है वो हेरिडिटी भी देखी गई यहाँ पे, कि साहब मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को, मेरी बुआ को भी था, तो मुझे भी हो सकता है ना। तो 20 से 30% चांसेज इसके भी यहाँ पे बनते हैं। इसके अलावा यदि आपका पोस्चर ठीक नहीं है, जैसे हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, एक्सरसाइज, स्क्वेटिंग करते हैं ना, स्क्वेट्स लगाते हैं, मतलब चेयर पोज पे बैठना, उठना, उठक बैठक लगाना, करना, अगर उस समय आपका यदि पोस्चर ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आपके जॉइंट्स के बीच का जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो सकता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो लोग वीडियो बंद करके एक्सरसाइज करते हैं ना, उनको मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट रहता है कि भाई साहब, बहन जी, वीडियो ऑन करके एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आपके कोच है ना, वो आपको देखते हैं, आपको टोक सकते हैं। वो वीडियो बंद करके पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, फिर बोलेंगे जी मेरे तो है ना यहाँ दर्द हो गया, मेरे तो यहाँ दर्द हो गया, ऐसी कंडीशंस भी देखते हैं हम। इसके अलावा जो मैराथन रनर्स होते हैं ना, जो बहुत मतलब लंबी मतलब रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ऐसे लोगों को भी ओस्टियोआर्थराइटिस का इश्यू देखने को मिलता है। या फिर अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया है, आपको यदि कोई फ्रैक्चर हुआ है, जॉइंट इंजरी हुई है, उस केस में जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, उनके अंदर कार्टिलेज इंजरी देखी जाती है। और खासकर कौन बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनके अंदर ये जो है ओस्टियोआर्थराइटिस के केसेस देखे जाते हैं। और कुछ मेडिकल डिजीज जैसे कि हीमोफीलिया, उसके अंदर क्या रहता है कि जॉइंट्स के बीच में ब्लीडिंग, खून आना शुरू हो जाता है, तो उस स्थिति में भी ओस्टियोआर्थराइटिस क्रिएट हो सकता है, मतलब घुटनों का दर्द उस कंडीशन में भी स्टार्ट हो सकता है। अब ये तो कॉमन कॉमन स्थिति मैंने बताई है, कॉमन बीमारी जो आज के समय में मैं समझता हूं कि हर घर में ओस्टियोआर्थराइटिस का कोई ना कोई मरीज आज के समय में है। लेकिन एक और इसको इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी मैं कह सकता हूँ। वो एक बहुत खतरनाक वाली दिक्कत है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीज का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे। हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम। अब वो इम्यून सिस्टम क्या करता है, वो हमें बाहरी रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया बाहर से जाते हैं, जो भी वायरस बाहर से जाते हैं ना, वो उनको पहचानता है और उनको बाहर निकालने का, उनको खत्म करने का काम करता है। ठीक है। और वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, मोहन सर, वो इतना मतलब इंटेलिजेंट है कि वो हमारे अंदर की कोशिकाओं को पहचानता है। जैसे ही कोई बाहर आएगा, वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। जैसे डिफेंस सिस्टम नहीं होता कंट्री को, आप देखो, पुलिस है, बॉर्डर पे फौज लगी हुई है, वो क्या करती है कि जैसे ही कोई आया, उसको है जो तुरंत पहचान के तुरंत गोली मारने का काम करते हैं। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी इम्यून सिस्टम है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो सही तरीके से काम नहीं करता है। और उस कंडीशन में वो क्या करता है कि हमारे शरीर में कुछ अंग हैं, उनको ही डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। आप देखेंगे कि जैसे थायराइड होता है किसी को, तो थायराइड भी ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है। इसके अलावा जैसे आर्थराइटिस में हम बात कर रहे हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अब इसमें क्या रहता है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो ही हमारे जॉइंट्स का मतलब जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज है, उस कार्टिलेज को खत्म करना स्टार्ट कर देता है। मतलब हमारी खुद की बॉडी है ना, वही हमारी दुश्मन हो जाती है, हमारे खुद का इम्यून सिस्टम है वही हमारा दुश्मन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी बीमारियां हमें होती है, उनको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो जो आर्थराइटिस है, वो भी ऑटो इम्यून डिजीज है। अब जब ऑटो इम्यून डिजीज की हम बात कर रहे हैं ना, तो क्या इसको खत्म किया जा सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या, दो दो चीजें, एक तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, दूसरी तरफ आपके जॉइंट्स है। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को खत्म कर देंगे, तो आप खुद ही खत्म हो जाएंगे।
और वो ही इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि ये जो है इसके लक्षण को मैनेज कर सकते हैं हम लोग। अब वो मैनेज कैसे कर सकते हैं ये आगे आपको समझ में आएगी ये चीजें। ठीक है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि बहुत सारी पेन किलर्स देते हैं, ऑटो इम्यून सप्रेसेंट कुछ मेडिसिन है जो कि वो पेशेंट को देते हैं, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी बना रहे और आपके जॉइंट की हेल्थ भी बनी रहे। ऐसी कंडीशन चलती रहती है। तो अब स्टार्टिंग में इसमें क्या रहता है, स्टार्टिंग में क्या रहता है कि आपके जो छोटे छोटे जॉइंट है ना, जैसे अंगुली का जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये आपका ये जॉइंट है, ये आपका ये जॉइंट है, ये प्रभावित होते हैं। इनमें दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है, इनके अंदर स्टिफनेस मतलब ऐसे जकड़न रहती है, स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर, और ये जो अंग है ना ये अच्छे से काम नहीं कर पाते। उसके बाद में जब सेकेंड स्टेज आती है तो आपके जो बड़े जॉइंट है ना, जैसे आपका शोल्डर जॉइंट है या आपका ये एंकल जॉइंट है, ये उसमें प्रभावित होते हैं। और तीसरी स्टेज में आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके फेफड़े, ये इसकी चपेट में आते हैं। और फोर्थ स्टेज में आपके शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरीज है, वेन्स है, जो कि खून को लेके आपका आपका जो हार्ट है, वो फोर्थ स्टेज में उसकी चपेट में आता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक है। इस कंडीशन वाला जो पेशेंट है ना, उसको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और वो सावधानियों की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जनरली 40 से 60 की उम्र में देखा जाता है, लेकिन आज के समय में क्योंकि हमारी जीवन शैली बिगड़ चुकी है, हमारा खान पान बिगड़ चुका है, इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के लोगों में भी है ना, जो ये रूमेटाइड आर्थराइटिस देखा गया। ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है कि जो हमें लो प्यूरिन डाइट इसमें हमें लेने की जरूरत रहती है। और इसको हम लोग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो जो आर्थराइटिस है उसके पीछे जो मेन कारण है वो, एक तो अगर आपके शरीर में हमेशा इन्फ्लामेशन रहता है, इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन रहता है। अब सूजन क्यों रहती है, या तो आप बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस में रहते हैं उसकी वजह से बॉडी में सूजन रहती है, या फिर आपका खाना पीना इस तरीके का है कि आप इंफ्लामेटरी फूड्स खाते रहते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में भी आप आर्थराइटिस के मरीज बन सकते हैं। ठीक है। आप यदि स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल के अब्यूज है, तो उस कंडीशन में, और कुछ जेनेटिक्स मैंने बोला ऑटो इम्यून कंडीशन है ये, और कुछ दवाइयों की वजह से भी ये आर्थराइटिस देखा जाता। तो ये कुछ मेन मेन रीजन। और वायरल इन्फेक्शन, मैंने बताया कि साहब चिकनगुनिया हुआ था, आजकल तो जॉइंट पेन जो है, कई सारे साधारण से बुखार रहने की वजह से भी जॉइंट पेन रह जाते हैं बॉडी के अंदर। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये भी एक कारण है। उसके बाद में आते हैं जो हमारा तीसरा आर्थराइटिस है, उसको हम बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस, गाउट। ये भी आर्थराइटिस का ही एक प्रकार है। इसके अंदर क्या रहता है कि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। दूसरा, हमारी जो किडनी है वो यूरिक एसिड को अच्छे से बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि ये जो यूरिक एसिड है ये हमारे जॉइंट्स में क्रिस्टल के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है। और स्टार्टिंग होती है पैर के अंगूठे से। आप देखो कि अचानक से अगर किसी व्यक्ति को पैर के अंगूठे में सूजन आ रही है और बहुत मतलब एक्यूट पेन हो रहा है, वहां पे बहुत खतरनाक वाला दर्द हो रहा है अचानक से, तो ये सीधा सीधा गाउटी आर्थराइटिस का संकेत है। अगर ऐसी कंडीशन किसी को हो रही है तो हमें तुरंत हमारा यूरिक एसिड लेवल चेक कराना चाहिए। ये 6 से नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, 6 से नीचे होना चाहिए। और इसको भी प्रॉपर मेडिसिन और लो प्यूरिन डाइट यूज करके हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं। अब इसमें लो प्यूरिन डाइट कौन सी है, जैसे अल्कोहल आपको नहीं लेना, आपको मीठा नहीं खाना है, आपको जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको पालक नहीं खाना, गोभी नहीं खानी, इसके अलावा कुछ दालें हैं वो आपको नहीं खाना, रेड मीट चिकन ये आपको यूज नहीं करना, और आपको ये जो रिफाइंड ऑयल है ना इसको भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा इस स्थिति में। तो ये गाउटी आर्थराइटिस है, बहुत ही एक्यूट पेन इसके अंदर होता है। और इसको जो है हम लोग जैसे अगर कभी प्रॉब्लम ऐसी आए तो वहां पे आइस पैक आप लगा सकते हैं, बर्फ का
वहां पे सिकताव जिसको बोलते हैं ना हमारी भाषा में, वो करेंगे, एक डॉक्टर से कंसल्टेशन करेंगे तो आपका ये ठीक हो सकता है। अब गouty आर्थराइटिस के पीछे भी जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो है हमारा वजन। अगर हमारा वजन ज्यादा है तो हम बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं उसकी वजह से। इसके अलावा आपका जो खाना पीना है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसके अलावा आप यदि बीपी की, शुगर की, थायराइड की, और यदि कोई किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू आपको ऑलरेडी है, उनकी यदि दवाइयां खा रहे हैं, तो उस पोजीशन में भी आपको जो है ये गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। अब इसमें नॉर्मली जो मतलब जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या आते हैं सभी तरह के आर्थराइटिस में? एक तो आपको काम करने में दिक्कत महसूस होगी, आपके जॉइंट पेन करेंगे, आपको दर्द होगा, आपसे उठा नहीं जाएगा, बैठा नहीं जाएगा, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाएंगी, आपके जॉइंट्स के अंदर दिक्कत होगी, आपको बैठने उठने में, मूव करने में आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आने वाली। इसके अलावा क्या रहता है कि जब आप मतलब जॉइंट्स के अंदर है ना, वो क्रैक की आवाज आती है, क्रैकिंग साउंड आएगा। कट कट बोलते हैं साहब मेरे तो घुटने कट कट बोल रहे हैं, तो अगर कट कट बोल रहे हैं तो अभी ये चेतावनी है आपको, अभी सावधान हो जाइए। ठीक है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके जॉइंट्स के अंदर जो है ना वो जकड़न रहती है, स्टिफनेस रहती है। ठीक है। आपको किडनी डिजीज, जिसमें किडनी स्टोन अगर आपको बन रहे हैं, आपको यदि लीवर डिजीज, आपको यदि आपके लीवर से संबंधित, तो ये सीधा सीधा संकेत है, आपको सिम्टम आ रहा है कि आपको आर्थराइटिस हो सकता है। अगर ऐसा कोई आपके जॉइंट्स के अंदर पेन महसूस होता है, आपको तुरंत एक्सरे करवाना चाहिए, आपको जानकारी लेनी चाहिए, डॉक्टर के संपर्क में आपको जाना चाहिए, और उसके बाद में डॉक्टर के गाइडेंस में रह के आप जो है आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जो कुछ वियर एंड टीयर के लिए बहुत सारी चीजें वो आपको देंगे, जैसे कि मतलब कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, कुछ फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आपसे ली जाएगी, और कुछ टेस्ट होते हैं जिसको आरएफ और एनटीसीसीपी ब्लड टेस्ट होते हैं, ईएसआर एक टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ये आरए फैक्टर का एक टेस्ट होता है, ये करवाते हैं तो हमें मालूम चलेगा कि एक्चुअल में हमें ये दर्द किस वजह से है, और अगर कारण हमें पता लगेगा तो उसका हम बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको मैनेज कैसे करें? जैसे कि मैंने बताया था ना अभी कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो मैनेज कैसे करें? तो सबसे पहले तो आपको अपना हेल्दी वेट मेंटेन रखना पड़ेगा, हेल्दी वेट। अब हेल्दी वेट क्या है? मान लीजिए मेरी ऊंचाई 172 सेंटीमीटर है, तो मेरा आइडियल वेट 68 किलो 70 किलो होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो कहीं ना कहीं मेरे घुटनों की वो है ना जो मैं परेशान कर रहा हूँ। ठीक है मोहन जी, सही है कि नहीं? इसके अलावा आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। उम्र से कोई मतलब नहीं है, बहुत से लोग पता क्या बोलते रहे, साहब अब हम कोई एक्सरसाइज करेंगे क्या, हमारी तो उम्र हो गई। तो मतलब आपने अपने जॉइंट्स को है ना जो बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है कि अब आप जानो आपका काम जाने, आप उनकी सेहत के लिए काम करेंगे। बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के ही हाथ में है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई कार है, जैसे कोई मोटरसाइकिल अगर 6 महीने साल भर खड़ी रह जाती है ना, तो उसके जॉइंट्स है ना वो बिगड़ जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। आप इनको काम में लेते रहिए, उम्र चाहे कुछ भी, चाहे 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 है, 100, या 20 30 40 50, कुछ भी एज अगर आपकी है ना, तो आपको हमेशा फिजिकली एक्टिव रहने की जरूरत है। ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए ऑलरेडी पेन है कि नहीं सर मैं तो ये आपकी वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो आप वो कर सकते हैं। आप जो है कुछ मतलब स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का डांस कर सकते हैं, मतलब आपके जितने भी जॉइंट है ना वो सारे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हुए मिलेंगे ना, तो फिर क्या रहेगा कि उनकी सेहत अच्छी रहने वाली। इसके अलावा मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा जिनकी एज बढ़ रही है उनको थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी, स्ट्रेंथ वर्कआउट भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपके जॉइंट के आसपास में जो लिगामेंट्स है ना, उनकी सेहत तब अच्छी रहती है जब आप है ना जो थोड़ा स्ट्रेंथ वर्कआउट कर सकते हैं। हमारे चचा बोलते हैं ना 60 के 60, लेकिन वो 60 के 60 कब होते हैं? वो फोटो लगाते हैं वो जिम में खड़े होके कि देखो मैं है ना जो स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहा हूँ, ये है 60 के 60। और 60 के 60 का मतलब कि मेरे जॉइंट्स भी बढ़िया चल रहे हैं, मेरे अच्छे काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको डेली स्ट्रेचिंग करना चाहिए, स्ट्रेचिंग।
और स्ट्रेचिंग करने से क्या रहेगा कि आपके जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनका जो मोशन है, वो अच्छा रहने वाला है। ठीक है कि नहीं? इसके अलावा अगर आपको कोई, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो फिर उसके लिए कुछ बॉडी मैकेनिक्स है, वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो बताते हैं ना कि वो जॉइंट्स के अंदर अगर पेन है तो वो वहां पहनने के लिए कुछ मोजा टाइप में ऐसा कुछ दे देंगे आपको। कोई सपोर्ट सिस्टम है तो उसका भी आप रेगुलर इस्तेमाल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी हो रही है तो भी आपके जॉइंट्स है ना खराब हो सकते हैं। अब आपको मैंने जितने भी वर्कआउट बताए हैं ना, ये सारे के सारे वर्कआउट हमारे सुबह होते हैं। स्ट्रेचिंग भी होती है, उसके अंदर जो है कुछ वॉकिंग, कुछ कार्डियो एक्सरसाइज भी होती है, इसके अलावा कुछ स्ट्रेंथ वर्कआउट भी होता है। सारे के सारे अलग अलग फॉर्म में वहां पे आपके लिए डिजाइन करी जाती है। तो उधर रह के आप डेली बेसिस पे है ना जो अपना कुछ मूवमेंट अगर करेंगे ना, तो आप अपनी जॉइंट हेल्थ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। दूसरा जो है, हम लोग यहाँ पे अपना वजन कम करेंगे, और कुछ बायोमैकेनिकल एड्स, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ एक पिक्चर में दिखाया गया है ना, आपके नी, आपका जो घुटना है उसके सपोर्ट के लिए इस तरीके के कुछ इक्विपमेंट्स हैं। आपके डॉक्टर की सलाह से आप उनको मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? अब जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, जैसे कि मैंने बोला है घुटने का दर्द, उसको मैनेज कैसे करें? उसको मैनेज, क्योंकि बहुत दर्द होता है जी। अब उसको मैनेज करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बायो मैकेनिकल जो सपोर्ट सिस्टम है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी यहाँ पे काम करते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट जिसके अंदर ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन की मैं बात स्पेशली करूंगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो ग्रीस है ना, ग्रीस जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्टिलेज, अगर वो घिस गया, अगर वो नष्ट हो गया है ना, तो उसको वापस से बनाया जा सकता है। वो कैसे बनेगा? उसके लिए जो है वो ग्लूकोसामाइन हमें लेना पड़ता है, उसके लिए हमें ओमेगा 3 लेना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ वाइटामिन लेने पड़ते हैं। ठीक है? और सबके अलग अलग तरीके, जैसे आप यदि मान लो कि जो फिजियोथेरेपी में जाएंगे, तो वो आपको कोई नी सपोर्ट और आपको नी ब्रेस कैलिपर वगैरह वो दे देंगे। इसके अलावा जो है मतलब कुछ एक्टिविटीज है, जैसे कि गर्म पानी का शेक है, ठंडे पानी का शेक है, और भी कई सारी थेरेपीज है जो इसके लिए करी जाती है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस के मैनेजमेंट के लिए जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप देखो कि यहाँ पे हमें कुछ खाने हैं जिनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो एडेड शुगर, जो मीठा खाने के शौकीन है, मीठा कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, अगर आपको ऐसा कोई चैलेंज है तो। ठीक है? दूसरा, अगर अल्कोहल आप ले रहे हैं, अगर आप ओमेगा 6 अगर एक्सेस, ओमेगा 6 क्या होता है? जो रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं ना हम लोग, उसके अंदर सारा का सारा ओमेगा 6 भरा पड़ा है। तो ओमेगा 6 बंद करके हमें ओमेगा 3 लेना है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, कोलाजन और टर्मरिक, हल्दी, आप जो है विटामिन C वाली जो है वो आइटम्स, वो आप यूज करेंगे। साथ ही ओमेगा 3 वाली चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी हो सकती है। यहाँ भी कुछ जो है, हल्दी है, ग्रीन टी है, वॉलनट्स है, अवोकाडो है, ऐसे करके लहसुन है, ब्रोकली, पाइनएप्पल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और साथ ही साथ पता है क्या, जिनको आर्थराइटिस का इश्यू है ना, उनको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम देखी जाती है, तो उनको बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी लेना चाहिए। तो ग्लूकोसामाइन बहुत जरूरी है। और ग्लूकोसामाइन भी ये नहीं कि मैंने लेना शुरू कर दिया और रिजल्ट तुरंत ही आ जाएंगे। 1 से 2 महीने में तो वहां जो है ना रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। 3 से 6 महीने, 6 महीने बाद जो है आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके अंदर आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है ना? तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि बीमारी एक दिन में पनपी नहीं है और एक दिन में खत्म भी नहीं हो सकती। तो ग्लूकोसामाइन हमारी बॉडी में हमारा डाइजेस्ट है, जॉइंट रिपेयर है, और उन सब के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जॉइंट सपोर्ट, हमारी ये जो कम्युनिटी है ना, जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन लेके आती है। उसमें जॉइंट सपोर्ट जिसके अंदर ऑलरेडी ग्लूकोसामाइन है वो आप यूज करेंगे, और कैल्शियम टेबलेट जिसमें विटामिन D, मैग्नीशियम ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये आप लेंगे। इसके अलावा जो मैंने बोला था ना, ओमेगा 3,
हर्बल लाइफ लाइन ये बहुत जरूरी है। और आपको कोलाजन लेना है तो फिर आपको स्किन बूस्टर यूज करना पड़ेगा। ये चारों न्यूट्रिशन मैं कहता हूं कि अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं तो जॉइंट हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आपको कभी हो नहीं सकती। और जिनको यदि हो रखी है तो उनको भी धीरे धीरे अच्छे परिणाम उनको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जॉइंट हेल्थ हमारी खुद की जिम्मेदारी है, इसको हमें ठीक रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये आज का हमारा टॉपिक था जॉइंट है, जिसके बारे में हमने सीखा कि हम हमारे जॉइंट को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम फैमिली में जितने भी लोग हैं वो अपनी जॉइंट हेल्थ को बेहतर करने के लिए अपने कोच से जरूर कांटेक्ट करेंगे कि सर मुझे करना है, मुझे अपनी जॉइंट्स को हमेशा अच्छा रखना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। और बैक टू रेनू में। थैंक यू, सभी क्लैपिंग कर सकते हैं। बात करना चाहूंगी सुनीता सौगत मैम। आप अनम्यूट कीजिए मैम। सुनीता सौगत मैम। ये गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम बताइए आप कहाँ से हैं, क्या नाम है और क्या रिजल्ट है आपका, और ये मैं क्या अलवर से हूँ। जी, सुनीता स्वागत। और मैं अलवर से हूँ और इस कम्युनिटी में आए मुझे लगभग 14 महीने हो चुके हैं। और यहाँ से मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया है। और मैम मुझे आज जो क्या सीखने को मिला मैम आज आपको? यहाँ से ये सीखने को मिला है कि जैसे आजकल मतलब एक आम तौर पे ये बीमारी हो रही है कि भाई हमारे मतलब 50 के बाद में तो हमारे घुटने भी दर्द करेंगे, जोड़ों में भी पेन रहेगा। ये मतलब लोगों की धारणा बन चुकी है कि 50 के बाद में ये चीजें होनी होनी है। तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है, तो उसके लिए काम करने की बजाय बस ये सेट करके बैठे रहते हैं कि भाई ये चीजें हमको होनी ही होनी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दें, और इसका मेन कारण क्या है, वजन का ही रहता है। अगर वजन बढ़ेगा तो घुटनों में दर्द भी होगा। और अगर हम पोषण युक्त तो खाना नहीं खाएंगे तो उससे हमारी जो बॉडी में जो कमी है वो कभी भी पूरी होने वाली नहीं है। तो धीरे धीरे ये बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैम अगर आप हमें यहाँ से क्या रिजल्ट लिए है मैम आपने? मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया है। और कोई घुटनों और की समस्या थी आपको? नहीं, घुटनों की समस्या नहीं थी, मेरा बीपी डाउन रहता था। तो वो अब नहीं रहता। लेकिन घुटनों की समस्या मुझे पता है कि भी 50 के बाद में ये स्टार्ट होने वाली रहती है। तो उसका क्या है, मैंने पहले ही मतलब कर लिया है कि मैं अपना जो ये कैल्शियम की टैबलेट भी लेती हूँ। और इसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, 60 के बाद में ठाट ही करना है अपने। तो उसके लिए बिल्कुल। तैयारी शुरू कर दी है मैंने। थैंक यू मैम सो मच, आपका रिजल्ट जानकर बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं आप हमेशा 60 के ठाठ करते रहें। नेक्स्ट मैं एक पर्सन से और बात करना चाहूंगी, हमारे ममता मोहन सर है। प्लीज सर अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, तो आज बताइए सर आप। सबसे पहले तो मैं संजय सर को थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने उनकी ये हेल्थ टॉक सुन के ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आया था। और मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, मुझे बहुत सारी जॉइंट्स हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी। और मेरे गर्दन में, पीठ में, चेस्ट में, घुटनों में, और जो एंकल्स जो होती हैं वहां तक मुझे मोजे पहनने पड़ते थे। जो बता रहे थे सर कि है ना, आप डॉक्टर से सलाह लेकर आप ये पहन सकते हो, तो डॉक्टर मुझे वही सजेस्ट करते थे। देन जब मैं यहाँ आया और जाना कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, जॉइंट हेल्थ के बारे में जाना, तो मैंने ऐड ऑन करता गया। और वो कब मेरे गर्दन से पट्टा हट गया, कब मेरी पीठ का हट गया, मालूम ही नहीं चला। तो मेरी जो आवाज आती थी जॉइंट्स में, जैसे मैं मूवमेंट कुछ भी करता था जॉइंट्स में आवाज आती थी, चलता था तो कानों में आवाज आती थी जॉइंट्स की। और इतनी हालत खराब थी कि यूं लगता था कि अब तो ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन मैं थैंक्स करूंगा इस एनसीसी का, कि जिसकी वजह से मुझे एक नई